अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9th के यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस में काम करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स को। सिमिलरली हम लोग डिफाइन करेंगे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स को। उसके बाद आगे चल के हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और कैसे दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, उनके लिए कंडीशंस क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, आगे चल के मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स को कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स की बड़ी सिंपल और आसान सी डिफिनेशन है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स enclosed in square bracket। फॉर इंस्टेंस मैं लिखता हूँ 2, 4, 5 और 6, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। सो मैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि 2, 4, 5 और 6 दीज आर रियल नंबर्स, और इसको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख लिया है और हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज भी कर लिया। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन इट इज़ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। फर्स्ट के मैं लिखता हूँ 3, 5 -3, 6। सो इट इज अगेन अ मैट्रिक्स। इसको बी का नाम दे देते हैं। नाउ हम देखेंगे कि व्हाट आर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या चीज होती है? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक्स नंबर ए और बी, दोनों मैट्रिसेस में जो जो हिंट्स लिखी हुई हैं, ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। लेट्स से मैं कहता हूं 2, 2 एक नंबर है, सो मैं इसको कह सकता हूं कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ये ए के अंदर है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं -3, इस -3 को मैं कहूंगा कि इट इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, क्योंकि ये बी के अंदर लिखा हुआ है। तो जो जो हिंसा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ होगा वो उसी मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। नाउ आगे चल के हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या चीज होती है? कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अभी सवाल ये है कि व्हाट इज रो, रो क्या चीज होती है? तो जैसा कि आप लोग मैट्रिक्स ए में देख सकते हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन, इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास दो हॉरिजेंटल लाइन, तो मैं कह सकता हूँ कि एक रो 1 है और एक रो 2 है। इस हॉरिजेंटल लाइन पे कुछ हिंसे हैं, जैसे 2 और 4, 5 और 6। सो दीज आर एलिमेंट्स। अभी मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स ए में मेरे पास दो रो हैं। अगर हम लोग मैट्रिक्स बी को देखें तो मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास दो हॉरिजेंटल लाइन है। सो मैं इसको भी कह सकता हूं कि ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो दीज आर रोज, हॉरिजेंटल लाइंस। अभी हमारे पास अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, 3, 4 एंड 5,
तो मेरे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये हिंसे लिखे हुए हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो है ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी वो मैट्रिक्स कहलाएगा रो मैट्रिक्स। सो आई कैन से P इज अ रो मैट्रिक्स। अभी आगे चल के हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोगों ने रो मैट्रिक्स को पढ़ा, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन हो और उसके ऊपर हिंसे लिखी हुई हो, सो हम कह सकते हैं कि दैट इज रो मैट्रिक्स। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है Q और उसमें एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन 3, 4 और 5। एक ही वर्टिकल लाइन है और इसके ऊपर हिंसे लिखी हुई हो, सो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 3 है, R1, R2, R3, लेकिन वर्टिकल लाइन जिसको हम कॉलम बोलते हैं वो हमारे पास एक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो और उस कॉलम पे हिंसे लिखी हुई हो, सो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं इससे पहले। एक हमने पढ़ा कि हमारे पास लाइंस जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं और वर्टिकल भी हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोगों ने कहा रो और वर्टिकल लाइन को हमने कहा कॉलम। अभी किसी भी मैट्रिक्स में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड कितनी वर्टिकल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोगों ने कहा रो और वर्टिकल लाइन को हम लोगों ने कहा कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग इसी क्यू मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है। अगर मैं क्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि इसमें कितनी रोज हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 रोज हैं, R1, R2 एंड R3। सो मैं लिख सकता हूं 3 बाय कॉलम कितनी है 1, तो मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स Q इज 3/1। सिमिलरली अगर हम पीछे जाएं और P मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो इसमें रो जो है वो एक है, कॉलम इसमें 3 है, C1, C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस की तादाद लिखते हैं, जिसको हम लोगों ने रो का नाम दिया था। मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ए का 2 रोज 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2/2। आई होप कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स की इक्वलिटी या दो मैट्रिसेस की का इक्वल होना, उसके लिए हमारे पास दो शराइत हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं इस क्यू मैट्रिक्स के अंदर, दे आर कॉल्ड एलिमेंट। 3 जो है वो भी क्यू का एलिमेंट है, 4 भी क्यू का एलिमेंट है और 5 भी क्यू का एलिमेंट है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी
सेम। कोई से भी दो मैट्रिक्स उठाएं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो फिर हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। अगर इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप, क्योंकि इसने पहली कंडीशन ही फेल कर दी है, सो आप डायरेक्ट कह सकते हो दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। फॉर इंस्टेंस अगर हम पी और क्यू मैट्रिक्स की बात करें तो पी और क्यू मैट्रिक्स जो हैं दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। एक का ऑर्डर मेरे पास है 1/3 और दूसरे का ऑर्डर मेरे पास है 3/1। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, सो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। फर्ज किया मेरे पास पहले एग्जांपल में जब हमने स्टार्ट किया था, दे आर नाउ ए और बी को अगर देखें, हम मैट्रिक्स ए और बी की तरफ देखें तो इसका ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। तो इन्होंने पहली कंडीशन जो है वो फुल कर ली है, दे कुड बी इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इन्होंने पहली कंडीशन फुल कर लिया है। लेकिन आगे चल के सेकंड कंडीशन की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे क्या ये सेकंड कंडीशन पूरी करती हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सेकंड कंडीशन के लिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए। इसका भी क्या मतलब है, वापस जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है, पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड है। अभी देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इस मैट्रिक्स ए में पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2। अभी हम देखेंगे मैट्रिक्स बी में कि इसका पहला एलिमेंट जो कि 3 है, ये 2 के बराबर नहीं है। जब 2 के बराबर नहीं है सो हम कह सकते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में एक जैसे नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी कंडीशन फेल कर दी है। अभी हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम हो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो हम देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो सकता है। मैं लेता हूं एक मैट्रिक्स पी और मैं लिखता हूं 3, 4 और 5। फिर मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं क्यू और वैल्यू में लिखता हूं 3, 2 + 2 और 5। अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 3 रोज हैं, 1, 2 और 3, एक कॉलम है, तो इट विल बिकम 3/1 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम इसमें 1 है। सिमिलरली इसमें भी नंबर ऑफ रोज 3 है और कॉलम इसमें 1 है, सो दैट विल बिकम 3/1। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तरफ देखें अगर, तो इसका सबसे आखिरी वाला एलिमेंट जो है वो 5 है। इसका भी आखिरी वाला एलिमेंट 5 है। 5 और 5 आपस में बराबर होते हैं। इधर है सेकंड एलिमेंट 4, 2 + 2 से भी हमारे पास 4 आ जाएगा। और अगर हम पहले एलिमेंट की तरफ देखें तो पहली एलिमेंट इधर 3 है और मैट्रिक्स क्यू में भी पहला एलिमेंट 3 है। सो इसने दोनों शराइत फिलफुल कर ली हैं। एक केस का ऑर्डर सेम है, दूसरा केस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक जैसे हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स पी एंड मैट्रिक्स क्यू आर इक्वल मैट्रिक्स। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल हो कि आपने फाइंड करना हो कि दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखना है। अगर वो एक जैसा है तो फिर आप लोग प्रोसीड करेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक जैसा नहीं है तो उसी वक्त आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। आई होप कि आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है। अभी हम लोग जाएंगे एक नए कॉन्सेप्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है
कि सबसे पहले हम लोग जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसमें हम लोगों ने देखना है कि वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और नॉट। तो उसको देखने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकाला था, तो जब कभी भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो आप लोगों ने देखना है कि क्या उनका ऑर्डर एक जैसा है या नहीं है। अगर उनका ऑर्डर एक जैसा है देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, और अगर ऑर्डर सेम ना हो देन दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। एक एग्जांपल हम लेते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स ए है जो कि बराबर है 3 और 4 के। 3 और 4 इसके एलिमेंट्स हैं। मेरे पास एक और मैट्रिक्स है 3, 4 और 5। अभी मैंने देखना है वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और नॉट। तो सबसे पहले मैंने देखना है इसका ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम है देन दे आर कन्फर्मेबल। और कन्फर्मेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर नॉट कन्फर्मेबल है तो देन आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, बस सिंपल लिखना है कि दे आर नॉट कन्फर्मेबल, इनकी जमा या तफरीक जो है वो नहीं हो सकती। पहले का ऑर्डर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 2/1। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, कॉलम 1 है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर है 1/3। तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई ए एंड बी आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे कोई कहे कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लो, तो इसका आंसर यही होगा कि दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिसकी जमा नहीं हो सकती तो सब्ट्रैक्शन भी उसकी नहीं हो सकती। तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। वजह इसकी क्या है? वजह है इसका ऑर्डर, कि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अभी मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स सी, और मैं कहता हूँ कि क्या इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर है मेरे पास 2/1। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास 2 रो हैं और 1 कॉलम है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर है 2/1। अभी मैट्रिक्स सी की तरफ देखें और मैट्रिक्स ए की तरफ देखें तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, देन दे बोथ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दोनों की जमा और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं, ए प्लस सी। ए की जगह मैं मैट्रिक्स ए लिख लूंगा, फिर एडिशन, और सी की जगह मैं 8 और 4 लिख लूंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। 3 को 8 के साथ जमा करना है और 4 को 4 के साथ जमा करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अलावा हम लोगों ने जमा नहीं कर सकते। हम लोग इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि 3 को 4 के साथ जमा करें, इस तरह नहीं हो सकता। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी एडेड। तो ये हो जाएगा 3 + 8, 4 + 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा वो आएगा 3 जमा 8, दैट विल बी 11, और 8 दे आर एडिशन। अभी अगर इसी की हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो a माइनस सी, ए की जगह पे 3, 4 माइनस लगाएंगे, बी की जगह पे 8 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 - 4। 3 से 8 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5। 4 में से 4 0 हो जाएगा। सो a माइनस सी जो है ये हमारे पास -5 और -5 और 0 आ जाएगा। और एडिशन करेंगे a + c, इट विल बिकम 11 और 8।
आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम लोगों ने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे? फर्ज किया मेरे पास एक मैट्रिक्स है आर और उसकी वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है बाय अ नंबर 1/3। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? मैं लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय आर। कोई मैट्रिक्स आर है, उसको हम लोगों ने एक नंबर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे पॉसिबल है? इस 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर। तमाम एलिमेंट्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। 1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ भी, 1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ भी। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 को 6 के साथ, 1/3 को 7 के साथ, 1/3 को 8 के साथ। जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो मैं लिख लूंगा। ये हो जाएगा 1/3 आर। ये 3 और 3 कैंसिल, इससे आ जाएगा मेरे पास 1। ये हो जाएगा 4 1 ज़र 4, तो 4/3 हो जाएगा। सिमिलरली 5 1 ज़र 5, तो ये हो जाएगा 5/3। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो ये हो जाएगा 2। 7 1 ज़र 7, तो ये हो जाएगा 7/3। 8 1 ज़र 8, तो ये हो जाएगा 8/3। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।